Hi guys, thank you so much for watching my channel The Witty Turtle, and today we are going to continue with the chapter Marginal Costing from paper number 10. So यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे थे? यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे क्या क्या एस्पेक्ट्स को हमें कंसिडर करना चाहिए while making a decision. तो इसमें यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दैट इज एक्सपोर्ट मार्केट वर्सेस होम मार्केट. सो इसका मतलब है, लेट्स से एक फर्म है जो कि हु इज एंगेज इन सप्लाइंग गुड्स इन द होम मार्केट. मतलब क्या है, लोकल मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट में ही इज सप्लाइंग गुड्स. बट उनके पास ना अभी सरप्लस कैपेसिटी है, मतलब उनके फर्म का कैपेसिटी है 1 लाख यूनिट्स, लेकिन अभी वो लोग उसके 80% कैपेसिटी पे या 70% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली उनके पास 30 या 20% का सरप्लस कैपेसिटी है. सो ये जो फर्म है, द फर्म माइट थिंक टू मीट द एक्सपोर्ट ऑर्डर्स. मतलब जो बाकी का उनके पास सरप्लस कैपेसिटी है उसमें वो लोग एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करके वो लोग उसको एक्सपोर्ट कर दें, ऐसा भी वो लोग सोच सकते हैं. एट अ प्राइस लोअर देन प्रिवेलिंग इन द होम मार्केट. क्योंकि वो लोग एक्सपोर्ट करने वाले हैं तो कभी कभी फर्म क्या करती है ना, वो जो जितना प्राइस उसका लोकल मार्केट में चल रहा होता है, डोमेस्टिक मार्केट में चल रहा होता है, उससे कम प्राइस में वो बाहर एक्सपोर्ट कर देती है. Such a decision is made only when the local sale is earning a profit. या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि लोकल सेल्स में आपका जितना भी फिक्स्ड कॉस्ट इनकर हो रहा है ना, उतना एटलीस्ट आपका रिकवर हो जा रहा है. तो ऐसे केसेस में आपको हमेशा ये देखना है कि जो एक्सपोर्ट प्राइस है वो एटलीस्ट मार्जिनल कॉस्ट को कवर करना चाहिए. जितना आपका मार्जिनल कॉस्ट आ रहा है उससे ज़्यादा एटलीस्ट होना ही चाहिए एक्सपोर्ट प्राइस, क्योंकि आपका जितना भी फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो यहाँ पर आपका रिकवर हो जा रहा है लोकल मार्केट में. तो अगर आपका जो एक्सपोर्ट करने के लिए आप जो बाकी 30 या 20% में प्रोडक्शन कर रहे हो, अगर उसका जितना भी मार्जिनल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, उससे ज़्यादा में आपका एक्सपोर्ट हो जा रहा है, तो ऑब्वियसली यू आर इन प्रॉफिट. तो ऐसे केस में क्या करना है, वैसे केस में आपको अपना जो सरप्लस कैपेसिटी है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है और आपको एक्सपोर्ट में ध्यान देना है, राइट. यहाँ पर और बोल रहा है, एनी रिडक्शन इन द सेलिंग प्राइस इन द लोकल मार्केट टू यूटिलाइज द सरप्लस कैपेसिटी मे एडवर्सली इफेक्ट द नॉर्मल लोकल सेल्स. आपको ऐसा नहीं करना है कि आपके पास सरप्लस कैपेसिटी है तो आप अपना जो लोकल मार्केट का जितना सेलिंग प्राइस है उसको आप कम कर दो. ऐसा आपको नहीं करना है, बिकॉज दैट माइट एडवर्सली अफेक्ट द नॉर्मल लोकल सेल्स. ठीक है. यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें देखना है, बोल रहा है डंपिंग इन द एक्सपोर्ट मार्केट एट अ लोअर प्राइस इवन बिलो मार्जिनल कॉस्ट, सो दैट आप लोग क्या कर सकते हो, फ्यूचर में उस मार्केट को आप कैप्चर कर सकते हो. वैसे केस में इसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है लोकल सेल्स के ऊपर. ठीक है. जैसे जियो ने किया, उसने मार्जिनल कॉस्ट से भी कम में, ज़ीरो में उसने सारा का सारा मार्केट कैप्चर कर लिया और जितने भी कॉम्पिटिटर्स मार्केट में उस टाइम थे उन सबको वाइप आउट कर लिया, और सबके ज़बान पर बस एक ही नाम था, वो था जियो. अभी हम लोग इसी से रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन देखेंगे. इंडो यूएस कंपनी हैज़ अ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 5000 आर्टिकल्स बट एक्चुअली प्रोड्यूस्ड ओनली 2000 आर्टिकल्स फॉर होम मार्केट एट द फॉलोइंग कॉस्ट. ठीक है. तो उनके पास सरप्लस कैपेसिटी कितना है, 3000 के आर्टिकल्स का उनके पास सरप्लस कैपेसिटी है. तो यहाँ पर हमें क्या क्या कॉस्ट दिया है, मटीरियल्स, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, ये तीनों तो आपका वेरिएबल, अच्छा ये दोनों आपका वेरिएबल कॉस्ट है. फैक्ट्री ओवरहेड में आपको फिक्स्ड एंड वेरिएबल दोनों अलग अलग दिया है. फिर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दिया है जो कि आपका पूरा का पूरा फिक्स्ड है. फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दिया है जिसमें फिक्स्ड और वेरिएबल सेग्रीगेट करके आपको टोटल अमाउंट दिया है. ठीक है. और फिर आपको बोल रहा है क्वेश्चन में, the home market can consume only 2000 articles at a selling price of 80 rupees per article. ठीक है. 80 rupees पर आर्टिकल में वो ओनली 2000 आर्टिकल्स ही जो होम मार्केट है वो बेच सकती हैं. और बोल रहे हैं, एन एडिशनल ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ 3000 आर्टिकल्स इज रिसीव्ड फ्रॉम अ फॉरेन कस्टमर एट, इससे कम में है, राइट, 65 पर आर्टिकल. तो इनको ये ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं. ठीक है. तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, तो बेसिकली हमें ये देखना है कि क्या ये जो 80 रुपीज़ पर आर्टिकल में 2000 आर्टिकल्स ये लोग होम मार्केट में सेल कर रहे हैं, इससे इनका जितना भी फिक्स्ड कॉस्ट है क्या उतना रिकवर हो जा रहा है. अगर हो जा रहा होगा तो वो लोग फॉरेन का जो ऑर्डर है उसको एक्सेप्ट करेंगे, और अगर नहीं हो रहा होगा तो नहीं करेंगे, राइट. तो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन.
कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट प्रॉफिटेबिलिटी, करंट सिचुएशन में सिर्फ अगर होम मार्केट में ही सेल किया जा रहा है 2000 आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 80 रुपीज़, तो आपका क्या फिक्स्ड कॉस्ट आपका एब्जॉर्ब हो रहा है या नहीं। तो आपका सेल्स कितना है, 80 रुपीज़ के रेट में 2000 आर्टिकल्स, इतना आपका सेल हो रहा है। सो ये कितना है, 1,60,000, इतना है आपका टोटल सेल्स। इससे हमें मार्जिनल कॉस्ट को माइनस करना है। मटेरियल कितना दिया है आपको, 40,000 दिया है। वेजेस कितना दिया है, वेजेस दिया है आपको 36,000। और वेरिएबल ओवरहेड में आपको फैक्ट्री का जितना वेरिएबल पार्ट है वो आपको दिया है 20,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का आपको दिया है 16,000। ठीक है, तो इन सब का टोटल कितना है, this is your 76 plus 36, this is 112। और फिर आ जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन जब हम लोग सेल्स में से माइनस कर देंगे मार्जिनल कॉस्ट को तो आ जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन कितना है, 48,000 आ जाएगा, राइट। अब कंट्रीब्यूशन से हमें क्या माइनस करना है, कंट्रीब्यूशन से हमें फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करना है, फिक्स्ड ओवरहेड्स को। फिक्स्ड ओवरहेड्स कितना है, फैक्ट्री का आपको क्वेश्चन में दिया है 12,000 एंड ऑफिस का आपको कितना दिया है, 18,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का आपको दिया है 10,000। इन सबको अगर मिला देंगे तो ये हो जाएगा 20 और ये 40, दिस विल बी योर 40,000, राइट। तो जब हम लोग कंट्रीब्यूशन से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देंगे तो आगे आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, 8,000। सो एज यू कैन सी यहाँ पर आपको प्रॉफिट भी मिल रहा है, तो ऑब्वियसली आपका जितना भी फिक्स्ड ओवरहेड है ये आपका एब्जॉर्ब हो जा रहा है यहाँ पर, राइट। फिक्स्ड ओवरहेड आपका कवर हो जा रहा है, तो आपको ऑब्वियसली जो ऑर्डर आया है उतना आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। जो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं पॉइंट नंबर 6, दैट इज ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चर। तो क्या होता है ना, जो मैन्युफैक्चरर है उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है रिगार्डिंग एप्लीकेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। आपके पास बहुत सारा मेथड्स आ जाएगा, अगर किस मेथड में हमें मैन्युफैक्चर करना है ये आइडेंटिफाई करना है तो आप क्या करोगे, ऑब्वियसली उसी मेथड को चूज़ करोगे जो मेथड आपको ज़्यादा प्रॉफिट यील्ड करके दे रहा है, ठीक है। तो वो आप कैसे देखोगे, The alternative providing the maximum contribution per unit shall be considered to be more profitable, right? जिसका ज़्यादा contribution आएगा वही ज़्यादा profitable होगा, लेकिन उसमें आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है, अगर कोई limiting factor है तो उस limiting factor का हमेशा आपको ध्यान रखना है, आपको हमेशा उस limiting factor या key factor को भी consider करना है while calculating the contribution, ठीक है। 7 पॉइंट में बोल रहा है ऑपरेट और शट डाउन डिसीजन। ये एक बहुत ही बड़ा डिसीजन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कि देखो कोई अगर एक मल्टी प्रोडक्ट कंसर्न है, ठीक है, जहाँ पर वो लोग मोर देन 1 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है ना, कोई एक प्रोडक्ट उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है तो दूसरा प्रोडक्ट उनको लॉस दे रहा है। तो वैसे केस में अगर 2 प्रोडक्ट्स हैं, एक प्रॉफिट दे रहा है दूसरा लॉस दे रहा है, तो उस केस में तो दूसरे प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग बंद कर देना चाहिए। लेकिन जहाँ पर मोर देन 2 प्रोडक्ट्स हैं, लेट्स से 4 प्रोडक्ट्स हैं जिसमें से 2 आपको प्रॉफिट दे रहा है और 2 आपको लॉस दे रहा है, तो उसमें से ये जो 2 लॉस दे रहा है आपको, इसमें से कौन से प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग आपको कंटिन्यू रखना चाहिए और कौन से प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग आपको बंद कर देना चाहिए, कौन से डिपार्टमेंट को आपको शट डाउन करना चाहिए, ये चीज़ आप कैसे डिसाइड करोगे। If the choice is out of 2 or more products, the decisions shall be taken with reference to the amount of contribution or PV ratio. जिसका contribution ज़्यादा होगा आपको उसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कंटिन्यू करना है, और जिसका कंट्रीब्यूशन कम होगा उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग आपको वहीं पर ही बंद कर देना है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट गिविंग द लीस्ट अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, कम कंट्रीब्यूशन या फिर सबसे कम पीवी रेशियो शुड बी डिसकंटिन्यूड। यहाँ पर पीएन रेशियो है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, दिस इज पीवी रेशियो, शुड बी डिसकंटिन्यूड ऑन द अजम्पशन दैट
प्रोडक्शन कैपेसिटी दस फ्रीड कैन बी यूज टू प्रोड्यूस अदर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट। ये डिसकंटिन्यू इसलिए करना चाहिए ये अज्यूम करके कि जितने कैपेसिटी का आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के पीछे आप यूज़ कर रहे थे उसको वहाँ नहीं यूज़ करके उसी कैपेसिटी को आपको कहाँ पर यूटिलाइज करना है, एक ऐसे प्रोडक्ट में जो आपको लॉस के बदले प्रॉफिट ला कर दे। ठीक है, ये समझ में आ गया। जो नेक्स्ट डिसीजन है वो ये है कि मेंटेनिंग अ डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट। कभी कभी क्या होता है ना, जो मैनेजमेंट होता है वो एक पर्टिकुलर डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट में प्रॉफिट को अचीव करना चाहता है। ठीक है, अंडर द कंडीशंस ऑफ अ चेंज इन द सेल्स प्राइस द वॉल्यूम ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट्स कैन बी असरटेन्ड बाय अप्लाइंग मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक्स। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ यूनिट्स आपको अगर आप सेल करोगे तो आप उस पर्टिकुलर डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट में पहुंचोगे, ये चीज़ को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है हमारे पास। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पहले तो पढ़ ही लिया है और हम लोगों ने इस पर न्यूमेरिकल्स भी कर लिए हैं, राइट। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, राइट। हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है ये। सेकंड क्या है? सेल्स वैल्यू रिक्वायर्ड टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट। क्या है ये? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ये आपका यूनिट्स में है, ये आपका वैल्यूज में है, राइट। ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, ये आपका पीवी रेशियो है। सिंपल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7। क्वेश्चन में क्या बोलता है देखते हैं। अ कंपनी प्रोड्यूसेस एंड मार्केट्स इंडस्ट्रियल कंटेनर्स एंड पैकिंग केसेस। ठीक है, वो क्या करता है? कंटेनर्स, इंडस्ट्रियल कंटेनर्स और पैकिंग केसेस का मैन्युफैक्चरिंग करता है और उसका मार्केटिंग भी करता है। ड्यू टू कॉम्पिटिशन द कंपनी प्रपोजेस टू रिड्यूस द सेलिंग प्राइस। क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है तो कंपनी ने ये सोचा कि वो लोग उसका जो सेलिंग प्राइस है उसको कम कर देंगे। इफ़ द प्रेजेंट लेवल ऑफ प्रॉफिट इज़ टू बी मेंटेन्ड, अभी जितना आ रहा है प्रॉफिट उतना अगर उनको मेंटेन करना पड़ेगा, सो आपको यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है? कितने नंबर ऑफ यूनिट्स आपको सेल करने ही पड़ेंगे टू मेंटेन दैट पर्टिकुलर लेवल ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पर आपको 3 सिचुएशंस दिए हैं, 3 केसेस दिए हैं कि अगर सेलिंग प्राइस 5% कम हो जाए तो कितना होगा, 10% कम हो जाए तो कितना होगा और 15% कम हो जाए तो कितना होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रेजेंट सेल टर्नओवर भी दिया है। 30,000 यूनिट्स का कितना है? 3 लाख रुपए। तो यहाँ पर आपका सेलिंग प्राइस कितना निकल कर आ रहा है? 3 लाख डिवाइडेड बाय 30,000 यूनिट्स, दैट विल बी ₹10। वेरिएबल कॉस्ट क्या बोल रहा है? वेरिएबल कॉस्ट बोल रहा है 30,000 यूनिट्स का 1,80,000। तो वेरिएबल कॉस्ट आपका पर यूनिट का कितना है? 1,80,000 डिवाइडेड बाय 30,000, दैट इज ₹6। फिक्स्ड कॉस्ट और नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पर दिया है। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या होगा। सो ये आपका यहाँ पर आपको एक टेबल बनाना है जहाँ पर आपको कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है तीनों केसेस के लिए। ठीक है, तो आपका एट प्रेजेंट, ठीक है, अभी के सिचुएशन में जहाँ पर सेलिंग प्राइस कम नहीं किया गया है, अभी के सिचुएशन में सेलिंग प्राइस कितना है? 10 रुपीज़, राइट। 10 रुपीज़ है आपका सेलिंग प्राइस। और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कितना है? वेरिएबल कॉस्ट है आपका 6 रुपीज़। तो यहाँ पर आपका कॉन्ट्रीब्यूशन बन के आ रहा है 4 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, राइट। अभी अगर हम लोग आपका सेलिंग प्राइस को 5% कम कर देंगे, ठीक है, 10 रुपये से अगर उसका 5% कम कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9.5 रुपीज़। और वेरिएबल कॉस्ट तो आपका सेम ही है, 6 रुपये, सारे केसेस में 6 ही रहेगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 3.5 कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। और ये क्या है? फिर बोल रहा है आपको अगर 10% कम कर देंगे, 10 रुपये का अगर 10% कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 रुपये, एंड दिस विल बी हाउ मच? 3। अगर हम लोग 15% सेलिंग प्राइस कम कर देंगे, 10 का 15% कितना है? 1.5। सो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 8.5 रुपीज़। तो यहाँ पर आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 2.5 रुपीज़। ठीक है, हम लोगों ने सारे सिचुएशंस में कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना होगा ये तो कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है
कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हमें सेल करने होंगे सो दैट हमारा जो लेवल ऑफ प्रॉफिट है वो मेंटेन रहेगा। सेलिंग प्राइस कम करने से पहले नेट प्रॉफिट कितना होता था? 50,000. इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। सो नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट, उसका फॉर्मूला है आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम लोगों ने निकाल लिया है और अभी बस फॉर्मूला में डालना है आपको। ये तो आपको क्वेश्चन में ही दिया है अंडर द प्रेजेंट सिचुएशन। फिर हमें देखना है 5% में कितना होगा। फिक्स्ड कॉस्ट दिया है कितना आपका 70,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट 70,000 प्लस 50,000 डिवाइडेड बाय, जब हम लोग 5% के लिए कैलकुलेट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 3.5 होगा, जब 10% के लिए कैलकुलेट करेंगे डिवाइडेड बाय 3 होगा, एंड जब हम लोग 15% के लिए कैलकुलेट करेंगे इट विल बी हाउ मच? इट विल बी 70,000 प्लस 50,000 डिवाइडेड बाय 2.5। अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट हमें बोल रहा है एक और इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है जिसमें मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, वो है ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन। जो मैनेजमेंट होता है ना, उनके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस होते हैं, जिसमें से कि उनको एक पर्टिकुलर ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन चुनना है जिसके मेरिट्स ज़्यादा होंगे और लिमिटेशंस कम होंगे, जो उनको ज़्यादा प्रॉफिट यील्ड करके दे। तो अभी तक में आपको ये तो समझ में आ ही गया है कि ज़्यादा प्रॉफिट का क्या मतलब है। अगर आपका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, अगर आपका पीवी रेशियो ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा आएगा। सो व्हाट डू यू नीड टू डू? द कोर्स ऑफ एक्शन टू बी सिलेक्टेड शुड इंश्योर मैक्सिमम प्रॉफिट टू द बिजनेस कंसर्न. The appraisal of the various courses of action available is possible through the analysis of contribution. वो course of action which ensures highest contribution is generally adopted by the management. Right? ये तो कॉमन सी बात है, अभी तक हम लोग को पता चल ही गया है। इससे रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन है, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 8। वो देखते हैं क्या बोल रहा है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 बोल रहा है आपको एक्सेल लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड मार्केट्स अ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, एक ही प्रोडक्ट वो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं और उसका मार्केटिंग करते हैं। तो उसका जो मटेरियल का कॉस्ट है, यहाँ पर हर चीज़ हमें पर यूनिट के हिसाब से गिवन है। तो मटेरियल का कॉस्ट दिया है 16 रुपीज़, कन्वर्जन कॉस्ट वेरिएबल है जो कि दिया है 12 रुपीज़, डीलर्स मार्जिन आपको दिया है 4 रुपये। ठीक है, और सेलिंग प्राइस जो है दिस इज़ 40 रुपीज़, और फिक्स्ड कॉस्ट है 5 लाख, प्रेजेंट सेल्स है 90,000 यूनिट्स का उनका सेल हो रहा है, और सेलिंग प्राइस हमें अलग से दिया है। और बोल रहा है कैपेसिटी अनयूटिलाइजेशन, सॉरी दिस इज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, इट इज़ 60%। बोल रहा है देयर इज़ एक्यूट कॉम्पिटिशन, एक्स्ट्रा एफर्ट्स आर नेसेसरी टू सेल। बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है जिसकी वजह से इनको एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करना पड़ेगा सो दैट उनका सेलिंग बढ़े। सजेशंस हैव बीन मेड फॉर इंक्रीजिंग सेल्स। पहला वो लोग बोल रहे हैं बाय रिड्यूसिंग द सेल्स प्राइस बाय 5%। उनका सेल्स प्राइस कितना है यहाँ पर 40 रुपीज़ है। 40 रुपीज़ का 5% कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा 2 रुपये। सो अगर सेलिंग प्राइस को 5% कम कर देंगे यानी कि 38 रुपीज़ कर देंगे तो उनका प्रॉफिट कितना आ रहा है। और हमें क्या देखना है, अगर बाय इंक्रीजिंग डीलर्स मार्जिन बाय 25% ऑन द एग्जिस्टिंग रेट। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताना चाहती हूँ, यहाँ पर डीलर्स मार्जिन कितना दिया है 4 रुपये। आपको देख के लग रहा होगा कि ये शायद फिक्स्ड कॉस्ट है, लेकिन नहीं। हमेशा आपको याद रखना है कि जो डीलर्स मार्जिन होता है ना, ये सेलिंग प्राइस के हिसाब से चेंज होता है। सेलिंग प्राइस का एक सर्टन परसेंटेज डीलर को एज हिज मार्जिन दिया जाता है। तो यहाँ पर डीलर का मार्जिन कितना है 4/40, यानी कि 10% ऑफ सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है बाय इंक्रीजिंग डीलर्स मार्जिन बाय 25% ऑन द एग्जिस्टिंग रेट। अभी जितना है 10%, उसका अगर हम लोग 25% बढ़ा देंगे तो जो डीलर का मार्जिन है वो कितना हो जाएगा। ठीक है, डीलर को एक्स्ट्रा पैसे देंगे तो वो उस हिसाब से हम लोग का सेल करा देगा, राइट।
which of these two suggestions would you would recommend if the company desires to maintain the present profit? उनको क्या है, उनका डिजायर्ड प्रॉफिट क्या है, अभी उनका जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना उनका डिजायर्ड प्रॉफिट है। और आपको क्या करना है, आपको इन दो सजेशंस में से कौन सा सजेशन बेटर है वो आपको अपना कैलकुलेशंस के साथ आपको उनको दिखाना है। गिव रीजंस फॉर योर आंसर, आपको अपने आंसर के साथ रीज़न भी देना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने एक नोट लिखा है, इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी नीड टू फाइंड द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल जाएगा, फिर हम लोग सेल्स नंबर ऑफ सेल्स इन यूनिट्स निकाल लेंगे। जिसका ब्रेक इवन पॉइंट जल्दी आएगा उसका हम लोग उसी को हम लोग कंसिडर करेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम लोग इनका कितना इसका जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना आ रहा है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि बोल रहा है कि उनका जितना अभी प्रॉफिट हो रहा है उतना प्रॉफिट होना ही चाहिए। डिजायर्ड प्रॉफिट इक्वल्स टू एग्जिस्टिंग प्रॉफिट, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी बनाएंगे फॉर 90,000 यूनिट्स। सेल्स कितना है, 40 रुपीज़ है इनका सेलिंग प्राइस। तो सेल्स कितना हो जाएगा यहाँ पर 90,000 यूनिट्स का अगर देखें तो 36 लाख। फिर यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट दिया है, मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पर मटेरियल्स कितना बोल रहा है 16 रुपीज़, कन्वर्जन कॉस्ट बोल रहा है 12 रुपीज़, डीलर्स मार्जिन कितना है 4 रुपये है, और आपका यहाँ पर टोटल मार्जिनल कॉस्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 + 4 20 एंड दिस इज 32, राइट 32। तो यहाँ पर आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, योर कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी 8 रुपीज़, ठीक है। अगर एक यूनिट का 8 रुपीज़ हो रहा है तो 90,000 यूनिट्स का कितना हो जाएगा आपका कॉन्ट्रीब्यूशन 7,20,000। ये सब भी आपको फिल करना है, अगर आपके पास टाइम है तो, मैं नहीं कर रही हूँ। दिस इज सिंपल, 16 × 90,000 तो करना है, राइट। यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया है यहाँ पर 5 लाख दिया है, विच हैज़ टू बी माइनस। तो इसको डिडक्ट करने पर हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है 2,20,000 रुपीज़। दिस इज़ योर टोटल प्रॉफिट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो दोनों सजेशंस हमको दिया गया है वो सजेशंस को हमें थोड़ा सा अच्छे से समझना है, ठीक है। पहला बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस को अगर हम लोग रिवाइज कर देंगे 5% कम कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा। सी दिस इज आपका पहले कितना था सेलिंग प्राइस 40 रुपीज़ था, -5% तो कितना हो जाएगा 38 रुपीज़। ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस। और डीलर्स मार्जिन कितना है, डीलर्स मार्जिन हम लोगों ने यहाँ पर देखा था 4 रुपये है। दिस इज हाउ मच 10% ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो डीलर्स मार्जिन जो होता है वो तो हमेशा फिक्स्ड ही रहता है, सेलिंग प्राइस के ऊपर एक सर्टेन परसेंटेज मिलता है। तो यहाँ पर 10% ऑन सेल्स हो जाएगा, सो ये कितना हो जाएगा 3.8 रुपीज़, राइट। अब हम लोग देखते हैं सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा है। सेकंड पॉइंट में हमें सेलिंग प्राइस को लेके कुछ भी नहीं बोला है, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस आपका 40 ही रहेगा। और बोल रहा है कि डीलर्स मार्जिन जो है वो 25% इंक्रीज हो रहा है। तो ये है 4 रुपये प्लस 25%। 4 रुपये का 25% इज हाउ मच 1 रुपी। सो दिस विल बी 4 + 1 = 5 रुपीज़, राइट। हम लोगों ने देख लिया कि जो सजेशन हमको हमारे पास जो 2 सजेशंस हैं उनमें से हमें कौन सा चूज़ करना है। तो यहाँ पर अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2 सजेशंस हैं उन दोनों में कंट्रीब्यूशन किसका ज़्यादा आ रहा है वो पहले कैलकुलेट करेंगे, और फिर हम लोग देखेंगे कि किसका ब्रेक इवन पॉइंट जल्दी आ रहा है। तो मटेरियल्स क्या है, मटेरियल्स दोनों का ही 16 रुपीज़ है। दिस इज सजेशन ए एंड दिस इज सजेशन बी, ठीक है। यहाँ पर 2 कॉलम्स हैं, दोनों का ही 16 रुपीज़ है। कन्वर्जन कॉस्ट कितना है 12 रुपीज़ है। डीलर्स मार्जिन, डीलर का जो मार्जिन है वो फर्स्ट क्वेश्चन में कितना है 3.8 और सेकेंड क्वेश्चन में है 5 रुपीज़। सिमिलरली तो इन सबको ऐड करने पर हमारे पास जो टोटल मार्जिनल कॉस्ट है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर टोटल मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा आपका 31.80 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, दिस विल बी
33 रुपीज़। सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस है यहाँ पर आपका 38 रुपीज़ और यहाँ पर है आपका 40 रुपीज़। तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट किसका ज़्यादा आ रहा है? ऑब्वियसली इसका ज़्यादा आ रहा है। ये है आपका 7 रुपये आ रहा है एंड दिस इज हाउ मच? दिस विल बी आई थिंक 6.20, राइट? हाँ, दिस इज 6.20। अब हम लोग को देखकर ही पता चल रहा है इन दोनों में से सजेशन बी हम लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करके देगा, राइट? अब हमें ये देखना है क्वेश्चन में, क्योंकि हमें बोला है गिव रीजंस फॉर योर आंसर, तो हम लोग देंगे कि हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे कि रिक्वायर्ड सेल्स कितना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला है कि द कंपनी डिजायर्स टू मेंटेन द प्रेजेंट प्रॉफिट। तो यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? फिक्स्ड कॉस्ट है 5 लाख रुपए प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट इज हाउ मच? करंट प्रॉफिट जो अभी अभी हम लोगों ने निकाला था 2,20,000 डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, राइट? और ये क्या है? दिस इज ऑल्सो द सेम, डिवाइडेड बाय यहाँ पर सजेशन बी में आपका कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ रहा है? 7 रुपीज़। ठीक है, लेट्स कैलकुलेट देम। पहला आ रहा है 5 लाख प्लस 220, सो ये हो जाएगा 7,20,000 बाय 6.2, ये आ रहा है आपका, और ये तो यूनिट्स में आएगा 116129, 1,16,129 यूनिट्स में इनका जो है इतने नंबर ऑफ यूनिट्स इनको सेल करना पड़ेगा, तभी जाके वो जल्दी उस लेवल ऑफ प्रॉफिट पे पहुंच पाएंगे। और सेकेंड केस में क्या है? 102857 यूनिट्स। तो सेकेंड केस में क्या है? अगर वो लोग इतने यूनिट सेल करेंगे तब वो लोग डिजायर्ड प्रॉफिट पर पहुंच पाएंगे। तो जल्दी कौन सा आ रहा है? ये कम यूनिट्स हैं, तो इतने यूनिट्स तो पहले बिक जाएंगे। तो अगर हम लोग इतने यूनिट्स बेच कर भी अगर हम लोग हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट जितना है उतना कमा पा रहे हैं, तो हम लोग क्यों ये वाला रिस्क लें? क्या पता ये जो 1,02,000 से 1,16,000 का डिस्टेंस है, ये बहुत टाइम लग जाए हमें अर्न करने में, या फिर अर्न हो ही ना। तो बेहतर क्या है, इन दोनों सजेशंस में से जो सजेशन हम लोग रेकमेंड करेंगे दैट इज सजेशन नंबर बी। ठीक है, सेकेंड सजेशन। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग का एस्पेक्ट हमें क्वेश्चन में दिया है, बुक में दिया है, वो बोल रहा है प्रॉफिट प्लानिंग। प्रॉफिट प्लानिंग क्या है? सी, प्रॉफिट प्लानिंग इज वन ऑफ द important functions of management. It relates to the attainment of maximum profit, right? Every company has to plan their profit properly. So it requires the management to have the proper knowledge of interrelationship of, देखो जो हम लोग कॉस्टिंग पढ़ते हैं, यहाँ पर बहुत सारे चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। सिमिलरली मैनेजमेंट को एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि देयर इज़ अ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग प्राइस, सेल्स वॉल्यूम, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। इन सब का अपने आप में ही एक रिलेशन, अपने आप में ही एक इक्वेशन है जिसकी वजह से हम लोग को प्रॉफिट मिलता है, राइट? इस चीज़ का प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है टू प्लान योर प्रॉफिट। Marginal costing helps the management in ascertaining the profit position at the various levels of operation through the technique of CVP analysis. Thus, the management can plan its operations at the optimum level where profits are maximum. तो बेसिकली यहाँ पर ये बोल रहा है कि जब भी मैनेजमेंट को प्रॉफिट प्लान करना है तो उन्हें किस चीज़ का ध्यान रखना है? They have to perform cost volume profit analysis और CVP एनालिसिस। इससे क्या है, इससे उनका एक प्रॉपर आइडिया बन जाता है कि येस, हम लोग ऐसे ही सेलिंग प्राइस, सेल्स वॉल्यूम, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, इन सब के बीच में छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज अ सिस्टम, देयर इज अ बैलेंस बिटवीन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। इसी से रिलेटेड है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 9। क्वेश्चन बोल रहा है एम्बिशियस एंटरप्राइजेस इज करेंटली वर्किंग एट 50% कैपेसिटी, राइट? 50% कैपेसिटी पे इट इज़ वर्किंग एंड इट इज़ प्रोड्यूसिंग 10,000 यूनिट्स। एट 60% वर्किंग
जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है वो 2% बढ़ जाता है, ठीक है, ये बढ़ जाता है। सेलिंग प्राइस जो है वो 2% कम हो जाता है। और क्या बोल रहा है, एट 80% वर्किंग जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है वो 5% बढ़ जाता है और जो सेलिंग प्राइस है वो 5% कम हो जाता है। एट 50% वर्किंग कैपेसिटी द प्रोडक्ट कॉस्ट 180 रुपीज़ पर यूनिट और उसका सेलिंग प्राइस कितना है 200 पर यूनिट। तो यहाँ पर हमें ये जो 180 रुपीज़ उसका टोटल कॉस्ट है उसका यहाँ पर ब्रेकअप दिया है हमें। मटेरियल 100 रुपीज़, वेजेस है 30 रुपीज़, फैक्ट्री ओवरहेड है 30 रुपीज़ जिसमें से 40% फिक्स्ड है एंड 60% वेरिएबल है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड क्या है, ये बोल रहा है 20 रुपीज़ टोटल है जिसमें से 10 रुपये क्या है फिक्स्ड और 10 रुपये है वेरिएबल। You have to prepare a marginal cost statement showing the estimated profit of the businesses when it is operated at 60% and 80% capacity. 50% का तो हमें दिया ही है, हमें क्या करना है 60% एंड 80% कैपेसिटी पे क्या होगा। आप लोग अगर बजटिंग पढ़ लिए हैं तो बजटरी कंट्रोल में जब हम लोग फ्लेक्सिबल बजट बनाते थे तो जैसे 3 कैपेसिटीज़ का अलग अलग बनाते थे, यू हैव टू डू द वेरी सेम थिंग हियर। बस आपको एक मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग टोटल मार्जिनल कॉस्ट कितना आ रहा है तीनों लेवल्स पर वो कैलकुलेट कर लेंगे, सेल्स से उसको माइनस करके कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे, फिर फिक्स्ड कॉस्ट तो आपको पता ही है यहाँ से, राइट, और फिर एंड में हम लोग का प्रॉफिट निकल जाएगा, ठीक है। सो कमिंग टू द सोल्यूशन, यहाँ पर हमें क्या दिया है 50% कैपेसिटी में द कंपनी इज प्रोड्यूसिंग 10,000 यूनिट्स। तो 60% में कितना होगा, ये तो आई होप आप लोग को कैलकुलेट करना आता ही है। दिस इज़ वेरी सिंपल, 10,000 डिवाइडेड बाय 50% और इसका 60% हो जाएगा 12,000 यूनिट्स। सिमिलरली हम लोगों ने 80% का भी निकाल लिया है, दैट इज 16,000 यूनिट्स। अब हमें मटेरियल कॉस्ट दिया है 50% के लिए 10 लाख, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट जो है वो हर यूनिट का 100 रुपये दिया है, 100 पर यूनिट, तो 10,000 यूनिट्स का ये कितना हो जाएगा 10 लाख रुपए हो जाएगा। सिमिलरली वेजेस का भी हमें दिया है 30 रुपीज़, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 लाख। वेरिएबल ओवरहेड्स में फैक्ट्री का कितना दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो टोटल है आपका 30, जिसमें से 30 रुपीज़ का 60% आपका वेरिएबल है, तो 30 रुपीज़ का 60% इज 18 रुपीज़ पर यूनिट। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का क्या बोल रहा है 10 रुपीज़ पर यूनिट आपका वेरिएबल है, ठीक है। और फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, इसका 12 रुपये और इसका 10 रुपये, यानी कि 22 रुपीज़ पर यूनिट, ठीक है। इतना आपका फिक्स्ड कॉस्ट है। सो अब हम लोग देखते हैं कि अगर फैक्ट्री ओवरहेड है वेरिएबल का अगर 18 रुपये पर यूनिट है तो 10,000 यूनिट्स के लिए इट विल बी हाउ मच 1,80,000। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर आपका टोटल मार्जिनल कॉस्ट कितना बनकर आ रहा है 3, 4, 5 एंड विल बी 15,80,000। सेल्स बोल रहा है यहाँ पर 200 पर यूनिट है, सो फॉर 10,000 यूनिट्स इट विल बी 20 lakhs, राइट। सेल्स वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 20 lakhs हो जाएगा। तो हम लोग इससे इसको माइनस करके टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। 20 lakhs माइनस 15,80,000 विल बी हाउ मच 4,20,000। इसमें से हम लोग क्या माइनस कर देंगे, इसमें से हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देंगे। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है आपका 22 रुपीज़ पर यूनिट, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, राइट। तो अगर ये 10,000 यूनिट्स के लिए हम लोग कर रहे हैं तो दिस विल बी हाउ मच, तो प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पर आपके पास 2 lakhs रुपीज़, राइट। 50% के लिए आपका जो प्रॉफिट है 2 लाख रुपए आ गया आपके पास। अभी हम लोग सेम चीज़ कैलकुलेट करते हैं 60% के लिए। यहाँ पर हमें बोल रहा है 60% पर जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है ना वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, कितना, इट इंक्रीजेस बाय 2%। पहले रॉ मटेरियल का कॉस्ट था 100 रुपये, अब बढ़ जाएगा 2%, तो ये कितना हो जाएगा +2%। अगेन इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय
12,000 यूनिट्स। ये आ गया आपके पास हाउ मच, 12,24,000 रुपये। वेजेस क्या है, वेजेस हो जाएगा सिंपल कैलकुलेशन, 12,000 यूनिट्स इंटू 30, इट विल बी 3,60,000। ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन में और क्या बोला है हमें कि इसके केस में जो सेलिंग प्राइस है ना, दैट फॉल्स बाय 2%। वो क्या होता है, फॉल्स बाय 2%। 200 रुपीज़ था, 200 माइनस 2% इंटू 12,000 यूनिट्स। ठीक है, इट विल बी 23,52,000। ये जो कैलकुलेशन है ये अभी हम लोग करेंगे। पहले 80% का देख लेते हैं। 80% का क्या बोला है, 80% में रॉ मटेरियल इंक्रीजेस बाय 5%। 100 प्लस 5% विल बी 105 इंटू 16,000 यूनिट्स। ये हो जाएगा आपका 16,80,000। और सेलिंग प्राइस बोल रहा है 5% कम हो गया है। 200 माइनस 5%, 190 इंटू 16,000, ये आ रहा है आपका 30,40,000 रुपीज़। वेजेस कितना हो जाएगा, 30 रुपीज़, और ये है 16,000 यूनिट्स। 16 इंटू 30, 4,80,000। ठीक है। अब क्या करना है, अब तो ये सारा सिंपल कैलकुलेशन है। ये 18 रुपये फैक्ट्री ओवरहेड है वेरिएबल का। 18 इंटू 12,000 विल बी हाउ मच, 2,16,000। फिर ये क्या है, 16,000 इंटू 18, ये कितना हो जाएगा, 2,88,000। सेम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितना हो जाएगा यहाँ पर 12,000 यूनिट्स के लिए, इट विल बी 1,20,000 एंड इसके लिए हो जाएगा 1,60,000। इन सबको जब हम लोग ऐड करेंगे तो टोटल मार्जिनल कॉस्ट कितना आ जाएगा आपके पास, 19,20,000। ठीक है। और यहाँ पर जब कैलकुलेट करेंगे ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी 26,08,000 रुपीज़। तो जब हम लोग सेल्स वैल्यू से टोटल मार्जिनल कॉस्ट को माइनस कर देंगे, आ जाएगा हम लोग का कंट्रीब्यूशन। सो ये हो जाएगा, ये वाला पहले करते हैं, 2352 माइनस 19,200। यहाँ पर कंट्रीब्यूशन आ रहा है आपका 4,320। फिक्स्ड कॉस्ट जो है ये तो हमेशा ही आपका सेम ही रहेगा। तो ये कितना आ रहा है आपका प्रॉफिट, 2,12,000। यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर आपका टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 30,40,000 माइनस 2,608। तो ये आपका, अरे ये तो सेम ही आ गया, 4,32,000। इससे जब हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका प्रॉफिट, योर प्रॉफिट विल बी सेम, 2,12,000। राइट। तो यहाँ पर आपका जितना भी क्वेश्चंस था डिसीजन मेकिंग चैप्टर से वो सब कंप्लीट होता है। और आपका जो न्यू एडिशन बुक है ना, उसमें एक और छोटा सा क्वेश्चन दिया है जो कि अभी हम लोग यहीं पर ही सॉल्व कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग का पेपर 10 का डिसीजन मेकिंग वाला चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का सबसे इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पूछा है, यू हैव टू एस्टिमेट द ब्रेक इवन सेल्स लेवल क्वांटिटी, मतलब कितने यूनिट्स पे उसका ब्रेक इवन आएगा, और कैश ब्रेक इवन सेल्स का क्वांटिटी क्या है, मतलब कितने में उसका कैश ब्रेक इवन सेल्स आएगा। सो बेसिकली ये क्वेश्चन हमें ये दिखा रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक इवन सेल्स एंड कैश ब्रेक इवन सेल्स, राइट। सबसे पहले देखते हैं ब्रेक इवन कैसे निकालेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो यहाँ पर सेल्स प्राइस दिया है आपको 37.5 रुपीज़ पर यूनिट, और वेरिएबल कॉस्ट दिया है आपको 17.5 रुपीज़ पर यूनिट। तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो आ जाएगा
37.5 minus 17.5 that will be 20 rupees. तो पहला जो क्वेश्चन है ब्रेक इवन सेल्स क्वांटिटी वो आपको मिल जाएगा. आपका जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दिया है पूरे साल का दैट इज 35 lakhs रुपीज़ डिवाइडेड बाय योर कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट दैट इज 20 रुपीज़. सो आपका ब्रेक इवन सेल्स का क्वांटिटी आ जाएगा 1,75,000 यूनिट्स. नेक्स्ट बोल रहा है आपको कैश ब्रेक इवन सेल्स. तो यहाँ पर क्या है ना, आपको कैश फिक्स्ड कॉस्ट लेना है. मतलब वही फिक्स्ड कॉस्ट को आपको कंसिडर करना है विच इज़ जो कि कैश में आप दे रहे हो. ठीक है, जो कैश में एक्चुअल में आप पे कर रहे हो. यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका 35 lakhs का दिया है फिक्स्ड कॉस्ट, उसके ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 15 lakhs. ठीक है, तो ये जो 15 lakhs है दिस इज़ नॉट योर कैश. मतलब आप कैश तो नहीं पे कर रहे हो ना यहाँ पर, ये तो बस आपका डेप्रिसिएशन हो रहा है. सो यहाँ पर कैश फिक्स्ड कॉस्ट जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है दैट इज़ 35 lakhs, उसमें से ये जो 15 lakhs का अमाउंट है डेप्रिसिएशन का दैट विल बी डिडक्टेड. ठीक है, तो आपके पास जो कैश फिक्स्ड कॉस्ट आएगा दैट विल बी 20 lakhs रुपीज़ और कंट्रीब्यूशन तो है आपका 20 रुपीज़. सो आपका कैश ब्रेक इवन सेल्स क्वांटिटी कितना आ जाएगा 1 lakh यूनिट्स. ठीक है, आई होप आप लोगों को आज का ये क्लास पसंद आया, अच्छे से समझ में आया. मार्जिनल कॉस्टिंग का पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया. प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल द विटी टोटल. And if you have not joined my Telegram channel, so the link is given in the description box. Please go and check it out.